वेलकम बैक बेटा। आज हम अपनी दूसरी पाठ्य पुस्तक का अगला अध्याय जिसका नाम है भारत और उसकी विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। भारत व उसकी विदेश नीति। अब जैसा कि इस आकृति में, इस चित्र में भी आप देख रहे हो कि भारत जो है अन्य देशों के साथ संबंध बनाए हुए है। अब किसी भी राष्ट्र को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की क्या ज़रूरत होती है? आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि यदि हमारा पड़ोस, जहाँ पर जिस घर में हम रहते हैं, अगर उसके आसपास का पड़ोस का माहौल सही ना हो तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक देश के लिए भी ये आवश्यक होता है कि वो भी अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाए। न केवल मधुर संबंध बल्कि कुछ बातों का भी ध्यान में रखे, और वो क्या क्या बातें होंगी वही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत को विदेश नीति बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, यानी कि हम थोड़ी सी उन बातों पर जाएंगे जिसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति पर विशेष ध्यान दिया गया। हेडिंग में जैसा कि आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि विकट। और जब आपको भी पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय पर भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। क्या क्या समस्याएं थी कि भारत के सम्मुख जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि आज़ादी की, कि भारत ऐसे समय पर आज़ाद हुआ था जब बहुत सारी समस्याओं ने भारत को घेरा हुआ था। साथ ही साथ ये समय वो दौर था जब संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हो रहा था और विश्व जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ था। आप जान सकते हैं कि इस आकृति को देखकर समझ भी गए होंगे कि विश्व किन दो ध्रुवों की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों खेमों के बीच विश्व स्तरीय आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था और परमाणु हथियारों का निर्माण हो चुका था। यानी कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारत को बहुत सारी अपनी कठिनाइयों के साथ साथ विश्व समुदाय में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते ही भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। अब विदेश नीति है क्या? एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु जिस नीति को अपनाता है उसे ही उस देश की विदेश नीति कहते हैं। यानी कि एक राष्ट्र जैसे भारत ने अन्य देशों के साथ, अन्य देशों का मतलब है जैसे पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल, इन सब देशों के साथ अपने किस तरह के संबंध स्थापित करना चाहता है। क्या वो उनसे मधुर संबंध स्थापित करना चाहता है, या उनके साथ युद्ध का माहौल बनाना चाहता है, या आपसी मेल जोल का, सहयोग का रास्ता अपनाना चाहता है? ये सारी बातें ही उस देश की विदेश नीति कहलाती हैं। एक देश की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित की रक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहित रणनीति होती है। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझे कि जब भी विदेश नीति बनाई जाती है तो उसमें अपने राष्ट्रीय हित, यानी कि हम क्या चाहते हैं, कहीं इससे हमारा अपना कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, हमारा राष्ट्रीय हित है या नहीं है। साथ ही साथ उस समय पर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सभी को ध्यान में रखते हुए ही कार्यों का निर्धारण किया जाता है। अच्छा जी, राष्ट्रीय जो विदेश नीति होती है उसके कुछ लक्ष्यों को भी निर्धारित किया जाता है। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया भी था कि शुरुआत में कि जब भारत आज़ाद हुआ था वो दौर एकदम अलग दौर था। भारत को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य देशों को संपूर्ण प्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रख इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। यानी कि भारत ने इस बात को शुरू से ही समझ लिया था कि भारत जो है अपने सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा और साथ ही साथ शांति कायम करने का सुनिश्चित अवसर और लक्ष्य सामने रखते हुए ही कार्य करेगा। और इन सब बातों को उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक सिद्धांत कहाँ पर हैं? हमारे संविधान में। तो इन सभी बातों को पूर्ण रूप से भारत ने अपने संविधान में भी शामिल कर रखा और इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनको दर्ज किया गया है। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या थे। भारत की विदेश नीति के जो आदर्श उद्देश्य हैं
इसकी रूपरेखा में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान की जब बात की जाती है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का होता है। क्योंकि उस समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो वो न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि पहले विदेश मंत्री भी थे। ये ध्यान से समझे कि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे। तो इसलिए उनकी छाप इस विदेश नीति पर विशेष रूप से हम देखने को पाते हैं। उस समय की खास बात करेंगे कि भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। अब आप इस वर्ड को समझें कि स्वतंत्र नीति यानी कि भारत किसी और देश से संबंधित नीति को नहीं अपने ऊपर लागू करेगा, ना ही दूसरे देशों की नीतियों का अनुसरण करेगा। वो खुद अपनी नीतियों का विदेश नीति के संबंध में बनाएगा, उसको अपने आप पालन करेगा। साथ ही साथ गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। यानी कि ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो इच्छाएं व्यक्त करता है कि जो वो चाहते थे कि भारत की विदेश नीति हो कैसी हो, कि वो खुद अपने आप निर्माण करे, दूसरे जो पराधीन देश हैं उनको भी हक दिलाए कि वो भी आज़ाद हो, और साथ ही साथ विश्व में शांति बनाए रखे। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। देखो नेहरू जी का मैं फिर बता रहा हूँ कि नेहरू जी का विशेष प्रभाव हम अपनी विदेश नीति पर देखते हैं। अब ये हमारा वो आर्टिकल 51 है जिसकी अभी हमने बात करी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमने अपनी विदेश नीति से संबंधित बातों को शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई हैं, आप इसमें सबसे पहले ऊपर देख ही रहे हो कि इसमें जो सबसे पहले बातें शामिल की गई है वो नंबर 1 पर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यानी कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है यहाँ, बल्कि विश्व समुदाय में भी शांति और सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि विश्व में पूरी तरह से शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक संबंध हो, यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ न केवल शत्रुता का बैर रखे, बल्कि आपस में मधुर और सम्मानपूर्वक संबंध बने। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायों और संधियों का आदर सम्मान करना, यानी कि जिनके बारे में जिन भी बातों से संबंधित हम बात करते हैं कि भाई न्यायालय में हमारे ये केस चले हुए हैं या ये संधियाँ एक दो राष्ट्रों के मध्य हुए हैं, तो उनका सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सम्मान करें। इसके अलावा मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को समाप्त करना, यानी कि जहाँ तक संभव हो सके यदि दो राष्ट्रों के मध्य कोई मतभेद है तो उसको बैठकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा या किसी मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जा सके, और जहाँ तक हो सके उन मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जा सके। अब भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक, जब हम भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो मुख्य रूप से कारक आते हैं। एक कारक आता आंतरिक कारक और दूसरा कारक होगा हमारा बाह्य कारक। यहाँ पर मैंने अभी आपको आंतरिक कारक दिखाए हुए हैं, इससे अगली स्लाइड में मैं आपको बाह्य कारकों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम आंतरिक कारकों के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं कि जिसके कारण किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित किया जाता है। आंतरिक कारक का अर्थ है कि देश के अंदर की
किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की विचारधारा, किस तरह के लोग बाग चाहते हैं, यानी कि उनका अपना प्रभाव विदेश नीति पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले देश की विचारधारा। जब मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, और जब विभिन्नताओं का देश है तो इसमें विभिन्न विचारधाराओं के भी लोग होंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सबकी विचारधारा होगी। तो सत्ता में जिस भी प्रकार की विचारधारा के लोग काबिल होते हैं, सत्ता में सत्तारूढ़ होते हैं, उसी विचारधारा के अनुसार उस देश की विदेश नीति को निर्धारित किया जाता है। अभी आप देख रहे हो कि जब तक कांग्रेस सरकार थी तो तब तक हमने अपनी नीतियों को एक मध्यस्थता यानी कि समझौते के रूप में तैयार किया गया था। आज अगर हम बीजेपी सरकार की बात को, अगर इसी बात को देखें तो ये पाएंगे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में होने के कारण थोड़ा सा अलग, कांग्रेस से अलग रुख अपना रही है, यानी कि वो थोड़ा ज़्यादा स्वतंत्र होकर उनका फैसला कर रही है। तो यही चीज़ हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। दूसरा, संस्कृति की, हमारी किस तरह की संस्कृति है, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की संस्कृति की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं हमेशा कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम दूसरों का सम्मान करें, शांति और सुरक्षा के साथ रहे। तो ये झलक हमारी विदेश नीति में भी आप देखने को मिल रही है आपको। दल का प्रभाव, दल का जैसा कि मैंने बेटा अभी बताया कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की रणनीतियाँ, दोनों की विचारधाराएं, दोनों की कार्य करने की नीति सब कुछ अलग होती है। तो इन सब का प्रभाव भी हम देश की न केवल सरकार चलाने पर बल्कि विदेश नीति पर भी पाते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं कि जैसे कि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ अन्य देशों के साथ, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, ये भारत की स्थिति है। तो इस रूप में भारत को अपने संबंध इन सब के साथ मधुर बनाने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पड़ोसियों से कभी भी हमारा बैर हो। इसके अलावा भारत की स्थिति को अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ देखें तो भारत बंगाल की खाड़ी, समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। आर्थिक परिस्थितियाँ जैसे कि भारत पहले से ही ब्रिटिशों का गुलाम रहा, आर्थिक शोषण से ग्रस्त था, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से ग्रस्त समाज था, बंटवारे का दबाव था। इन सब ने भी भारत को काफ़ी हद तक अपनी नीति को प्रभावित करने में योगदान दिया। परंपराएं, अहिंसा का समर्थक है, शांति प्रिय देश है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना हमारे अंदर जुड़ी हुई है। आंतरिक कारक, सैन्य तत्व की जब हम बात करते हैं तो भारत आज़ादी के समय बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं था अपनी सेना में, लेकिन कृष्ण मेनन जो कि उस समय के हमारे क्या कहते हैं, उस समय के हमारे रक्षा मंत्री थे, ये थे कृष्ण मेनन। इनके द्वारा काफ़ी सुधार किया रक्षा नीति में और भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचा। संवैधानिक प्रावधान, ये तो आप अभी देख चुके हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमने इन बातों को सम्मिलित किया। ये हमारे यहाँ बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब भाई उस समय का दौर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव हुआ था, शीत युद्ध का दौर, क्योंकि विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, सारा विश्व जो है दो भागों में बट रहा था। साथ ही साथ चीन में शासन व्यवस्था, भारत का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य भी हमारे, विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, चीन की राजनीति व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित थे और वो इसको अपने यहाँ पर लागू भी कर चुके हैं और करना भी चाहते थे। उपनिवेशवाद का अंत, क्योंकि उपनिवेशवाद ने भी बहुत हद तक प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकवाद, विश्व शांति, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में आप देख भी सकते हो। अच्छा जी, भारत की विदेश नीति में हमने 3 विशेष बातों को सम्मिलित किया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 6 हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 विशेष बातों का उल्लेख करना चाहूँगा। ये 3 बातें कौन कौन सी है जो हमारे लिए विशेष है। नंबर 1 कि संघर्ष से प्राप्त अपनी संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि जो आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से कठिनाइयों के बाद मिली है, हम उसको किसी भी तरीके से बचा कर रखेंगे। साथ ही साथ अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेंगे, यानी कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश पर दोबारा किसी अन्य राष्ट्र का कब्जा हो या हमें कोई दोबारा औपनिवेशिक बनाए। इसके अलावा तेज़ गति से हमें आर्थिक विकास भी करना है। नेहरू जी ने जब विदेश नीति लागू की थी या बनाई थी तो उस समय इन बातों को विशेष रूप से महत्व दिया गया था। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे उद्देश्य आप लिख सकते हो, जैसे शीत युद्ध को कम करना, विश्व में शांति बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, साम्राज्यवाद का विरोध, और मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे बेटा आपके लिए निकाल कर
उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखें और पढ़ें कि इनका क्या अर्थ है। और ये सभी आप में से जितने पॉइंट आप याद रख सकते हो उनको याद रखने की कोशिश करें ताकि ये हमारे काम आए। अच्छा, नेहरू की उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, मैंने कहा कि 3 बातों को ध्यान में रखा है। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को दोनों समुदायों से, यानी कि 2 खेमे जो थे, 2 खेमे जिनकी हम बार बार में लगातार बात करते हैं, उनसे हमेशा अपने आप को अलग रखा। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। किसकी नीति को? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता के बारे में आप लोग पहले भी पिछली क्लासों में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी स्थितियां आई जब भारत को अपनी विदेश नीति या अपनी गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना भी सहन करनी पड़ी। जैसा कि आप नीचे के पॉइंट में देख सकते हैं कि सन 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था स्वेज नहर के लिए, तो उस समय इंडिया ने बढ़ चढ़कर नव उपनिवेशवाद का विरोध जाहिर किया था कि भाई ब्रिटेन तो नए तरीके से उपनिवेशवाद चलाना चाहता है। लेकिन जब उसी साल यूएसएसआर यानी कि भूतपूर्व सोवियत संघ ने हमारी हंगरी पर आक्रमण किया, तो उस समय भारत ने किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति जाहिर नहीं की। तो इन 2 विरोधी बातों से भारत की काफ़ी आलोचना हुई, गुट निरपेक्षता से। दूसरा कारण आप जो देख रहे हैं कि भारत ने 20 वर्षीय संधि स्थापित की थी यूएसएसआर के साथ 1971 में, जिसमें ये भारत के ऊपर दोषारोपण किया गया कि भारत अपने आप को तो ये चाहता है कि वो दोनों खेमों से दूर रहे, परंतु इसके बावजूद भी उसने उस समय यूएसएसआर के साथ संधि की। आप सभी जान सकते हो कि भाई उस समय की सिचुएशन भारत की कैसी थी, क्यों उन्होंने ये संधि की थी। इसके अलावा डिस्पाइट दीज एलिगेशन, इंडिया रिसीव्ड वेरी हाई डिग्री ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी एंड इट्स ओपिनियन वर हाईली वैल्यूड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज ड्यू टू इट्स नॉन अलायंस सेंटेंसेस। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि इन सब बातों के कारण ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक तरह से आलोचना हुई कि वो जहां एक तरफ गुट निरपेक्षता की बात कर रहा है, वहीं अपने आप को इन बातों में भी संलग्न कर रहा है। ये वो स्वेज नहर है बेटा, जिसके ऊपर इंग्लैंड ने वो किया था, आक्रमण किया था इजिप्ट के ऊपर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आप इसको देख सकते हैं। कभी कभी मानचित्र दिखाने में इसका यूज़ किया जाता है। भारत की अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के तत्व। आप इसमें देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के तत्व कौन कौन से हैं, कि किन किन बातों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरी जो बात होगी वो होगी गुट निरपेक्षता की। ये सबसे पहला तत्व है। गुट निरपेक्षता आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक समान, एक घर के समान है, इस तरह का माहौल होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी रहे। पंचशील सिद्धांत, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। साम्राज्यवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल और निशस्त्रीकरण, ये विदेश नीति के मुख्य तत्व हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने आपके लिए तत्व छाट कर लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अभी मैं अब आपको बात करूंगा, एक बार इनको देख लें बेटा अच्छी तरह से। अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो तो इनके स्लाइड्स ले सकते हैं। ये हमारा वही अनुच्छेद 51 में दिया गया कि हम क्या क्या करेंगे, उन्हीं सब बातों को। अभी मैंने बात करी कि पंचशील क्या है। विदेश नीति में पंचशील पर जोर देने वाली नीति को अपनाया गया। क्या भाई? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी कि अन्य दूसरे राष्ट्रों के साथ उसके साथ पारस्परिक सम्मान की भावना रखें और जो एक दूसरे के क्षेत्र हैं उनकी अखंडता को बनाए रखें। अनाक्रमण, यानी कि बिना बात के कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरी बात, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसका उदाहरण भारत और चीन के मध्य आप देखेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे। समानता एवं पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये 5 सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत कहे जाते हैं।
अभी हमने देखा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में किन किन बातों को शामिल किया। अब हम थोड़ा सा नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि नेहरू जी की विदेश नीति का क्या प्रभाव रहा। इन्होंने अफ्रो एशिया एकता में विशेष योगदान दिया। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावनाओं को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका में 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। इस अफ्रो एशिया एकता का उदाहरण दिया जाता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। 1940 से 50 के बीच में एशिया एकता में प्रखर हिमायती हुई। मार्च 1947 में एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 1955 इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। तो ये था बेटा हमारा विदेश नीति की शुरुआत। अगले टॉपिक में हम जो है भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे।